ड्रोन हमले में रूस के आर्टिलरी ट्रक को कैसे तबाह किया गया उसकी तस्वीर। पहले से ध्वस्त पुल से नदी पार कर रहा था ये ट्रक और उसी दौरान कैसे ये पिन पॉइंट अटैक हुआ उसकी ये तस्वीर देखिए। यूक्रेन की मगुरा ब्रिगेड का ये विध्वंसक एक्शन है। अब खार्किव में ही रिहायशी इलाके में भीषण बमबारी की भी तस्वीर सामने आई है। रूस के हमले में कई अपार्टमेंट्स कैसे तबाह हुए उसकी ये तस्वीर देखिए, क्योंकि खार्किव में रूस लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है। ये उस रिहायशी इलाके में हुई भीषण बमबारी के बाद तस्वीर सामने आई, जिससे साफ है कि कैसे अपार्टमेंट्स को टारगेट किया गया। अपार्टमेंट का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, जहां देखिए किस तरीके से बेकाबू हो चुकी इस आग पर काबू पाने के लिए भी क्रेन के जरिए पानी का छिड़काव किया गया। और लगातार हो रहे इन हमलों में बड़ी खबरें खार्किव से सामने आ रही हैं, जहां रिहायशी इलाके पर भीषण बमबारी के बाद की ये तस्वीर। और यूक्रेनी मिलिट्री बेस पर भीषण हमला, और ये खार्किव में ही रूस का एक और बड़ा हमला है। रूस के ताबड़तोड़ हमले की एक और तस्वीर खार्किव से, जहां यूक्रेनी मिलिट्री बेस पर इस हमले को कैसे अंजाम दिया गया ये देखिए। यूक्रेन के चार्निहाइव में रूस का बड़ा अटैक, एक और बड़ी खबर है। गिरॉन ड्रोन से चार्निहाइव पर भीषण बमबारी की ये तस्वीर। रूस के हमले में चार्निहाइव में कैसे तबाही मची ये देखिए। गेरॉन ड्रोन से चार्निहाइव पर यह भीषण बमबारी। यूक्रेन के केटेरिनिवका में भी रूसी सेना पर अटैक, एक और बड़ी खबर है। यूक्रेन की अज़ोव ब्रिगेड ने घातक हमले को अंजाम दिया। रूसी सेना पर यह वार। लगातार तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे कि आखिर पिछले 24 घंटे में किस तरीके से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। लेकिन इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर है, और ये ट्रंप और ज़ेलेंस्की वार्ता से पहले ब्रिटेन की बड़ी धमकी को लेकर खबर, जहां यूक्रेन में जबरन कब्जे की कोशिश ना करे रूस। रूस के 20 लाख जवान हताहत हो जाएंगे, ये ब्रिटेन की तरफ से कहा गया। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की खुफिया ब्रीफिंग में ये चेतावनी दी गई है। हालांकि यूक्रेन के 4 पूर्वी क्षेत्रों पर कब्जा करने की ना सोचे रूस, इसका मतलब क्या है? मेरे सहयोगी मनीष झा स्टूडियो में इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। एक तरफ होने वाली बातचीत यानी ज़ेलेंस्की और ट्रंप की ये मुलाकात, और दूसरी तरफ ब्रिटेन की तरफ से ये चेतावनी दी गई। ऐसे में बड़ा सवाल है, युद्ध विराम या यूक्रेन का विनाश? और यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन पर जबरन कब्जे को लेकर 20 लाख लोग हताहत होंगे अगर जबरन कब्जा हुआ। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की खुफिया ब्रीफिंग में यह वार्निंग दी गई है, पूर्वी यूक्रेन पर जबरदस्ती कब्जे की कोशिश ना हो। अगर रूस ने जबरदस्ती की तो परिणाम घातक होंगे। रूस को संपूर्ण कब्जा करने में 4.5 साल लगेंगे। रूस के 20 लाख से ज्यादा जवान हताहत हो जाएंगे। 20 लाख जवान या तो मारे जाएंगे या घायल होंगे। अभी तक रूस के 10 लाख से ज्यादा जवान हताहत हुए हैं। बड़ी बात यही है कि यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर लगभग रूस का कब्जा है। डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया, खेरसन पर लगभग कब्जा, और चारों जगहों के 1-2 इलाकों में यूक्रेनी सेना की मौजूदगी है। हालांकि पुतिन चाहते हैं कि चारों जगह से यूक्रेनी सेना पूरी तरह से हट जाए। मनीष मेरे सहयोगी हमारे साथ है। मनीष, इस ग्राउंड रियलिटी के बीच ब्रिटेन की इस वार्निंग का मतलब क्या है? बिल्कुल सुरभि, देखिए ब्रिटिश वार्निंग और ग्राउंड रियलिटी को जब मैं कंपैरिजन करता हूं तो मुझे लगता है कि वो जेम्स बॉन्ड की जो MI7 वाली मूवी होती थी, जिसमें जेम्स बॉन्ड अकेले जाते थे और रूस में सबको मारपीट करके वापस आ जाते थे, ठीक उसी तरह की फीलिंग है कि उनको लगता है कि रूस ये काम नहीं कर पाएगा। हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि यूक्रेन की 20% से ज़्यादा ज़मीन आज की तारीख में रूस के कब्जे में है। हकीकत यह है कि इस वक्त इंडिपेंडेंट, यहाँ तक कि ब्रिटिश मीडिया की भी जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी तक केवल रूस के लगभग 1.5 से 2 लाख लोग सैनिक मारे गए हैं। तो ऐसे में 20 लाख लोगों का या 10 लाख लोगों का फिगर ब्रिटिश एजेंसी कहाँ से लाती है ये उन्हें ही पता है। लेकिन इन सब से अलग अगर आप देखें तो ब्रिटेन और रूस के बीच में एक अजीब सी अदावत है, और वो आज नहीं है, बहुत पहले है। रूसी लोग बहुत गर्व से ये कहते हैं कि एक बार जो महारानी विक्टोरिया थी, उनकी शादी का प्रस्ताव रूस के जार के पास आया था और उन्होंने मना कर दिया था, ये कहते हुए कि महारानी विक्टोरिया थोड़ी मोटी हैं।
और इस वजह से नहीं हुआ। उस दिन से रूस और ब्रिटेन के बीच झगड़ा चल रहा है। बहरहाल कारण चाहे जो भी हो, लेकिन आज की तारीख में रूस यूक्रेन युद्ध को नहीं रोकने के लिए पूरी तरह से अगर कोई एक मुल्क आमदा है तो वो ब्रिटेन है, और इसीलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री खुद वॉशिंगटन भी पहुंच रहे हैं। हालांकि यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूसी हमले किस तरीके से बढ़ चुके हैं, एक और बड़ी खबर है मनीष, क्योंकि राजधानी कीव पर रूस की बड़ी स्ट्राइक की तस्वीर सामने आई है और ये स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ा हमला हुआ है। स्कैंडर मिसाइल अटैक से बड़ी बर्बादी की ये एक और तस्वीर देखिए, जहां सीधे राजधानी कीव में स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल से कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया, ये देखिए। एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन, और रूस ने ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर इस हमले को अंजाम दिया। रूस ने पूरे यूक्रेनी पोस्ट पर कैसे बैलिस्टिक मिसाइल दागी, उसकी तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि इसी रूसी मिसाइल हमले में ज़ेपोरिज़िया में तबाही की ये एक और तस्वीर है। इसी हमले में कई रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। अब यूक्रेन के प्रोखोवस्क में रूस के बड़े हमले की तस्वीर। यूक्रेनी फौज ने फैब 250 से यह अटैक किया और यूक्रेन की 68th ब्रिगेड ने इस हमले को अंजाम दिया। एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन, ओडेसा, जहां यूक्रेन के ओडेसा में रूस के बहुत बड़े हमले को लेकर यह खबर, जहां शाहिद ड्रोन से ओडेसा पर हुई बमबारी के बाद की यह तस्वीर। इसी अटैक के बाद ओडेसा में कई जगहों पर आग भी लग गई। ज़ेपोरिज़िया, खेरसन, ओडेसा, खार्किव, इंपॉर्टेंट लोकेशंस जहां लगातार हो रहे हमले एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि वहीं ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बातचीत होने वाली है। उससे पहले रूस का एग्रेसिवली इन हमलों को अंजाम देना, क्योंकि वॉशिंगटन में ही ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बातचीत, वहीं पुतिन ने आज यूक्रेन पर कैसे कहर बरपाया। बड़ी खबर यही है कि रूस ने यूक्रेन पर 24 घंटे में 182 हमलों को अंजाम दिया है। कहां कहां कैसे ये हमले हुए, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि 4 मिसाइलों से 4 हमलों को अंजाम दिया गया। 80 हवाई हमले हुए हैं, 152 गाइडेड एरियल बॉम्ब गिराए गए हैं, 5132 कैमकाजी ड्रोन से अटैक को अंजाम दिया गया, 73 MLRS से हमले हुए हैं, 10 हथियार डिपो पर निशाना साधा गया, 3 कमांड पोस्ट पर निशाना साधा गया। और यही एक और सबसे बड़ी बात है मनीष, एक शॉर्ट रिस्पॉन्स। क्या आज की इस बातचीत में ट्रंप सधे शब्दों में ज़ेलेंस्की को यही कहेंगे कि आपके पास खोने के लिए बचा ही क्या है, तो सेटलमेंट के लिए राजी हो जाइए? बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है कि आज प्रेसिडेंट ट्रंप कोशिश करेंगे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को इस बात को पूरी तरह से कन्विंस करने के लिए। वो डराएंगे धमकाएंगे नहीं, बल्कि वो सच्चाई से, हकीकत से उन्हें रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है, मैं एक इमेजिनरी सीन ये देखता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जरूर ज़ेलेंस्की से पूछेंगे कि एक बात बताइए, क्या आप वो ज़मीन वापस ले सकते हैं, और ख़ास करके अगर अमेरिका ने आपको सपोर्ट नहीं किया तब कुछ आप कर सकते हैं। तो जाहिर है कि दोनों का उत्तर ना है, और अगर नहीं है तो फिर एकमात्र उपाय है शांति समझौता कर लेना। अब दिक्कत यह है कि ज़ेलेंस्की के पीछे जिस तरह से यूरोप के नेता खड़े हैं, वो उनको शांति समझौता करने नहीं दे रहे हैं। उसकी एक अलग वजह है जो हम अपने दर्शकों को लगातार बता भी रहे हैं। सवाल यह है कि इन हालत में अगर ज़ेलेंस्की ने ये प्रस्ताव नहीं माना और अमेरिका ने जो यूक्रेन के माथे के ऊपर से अपना हाथ हटा लिया, तब यूक्रेन का क्या होगा? फिर क्या जो बात लगातार प्रेसिडेंट पुतिन कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की का मकसद है आखिरी यूक्रेनियन तक का सफाया करवा देना, क्या वही वाकई में होने वाला है? बड़ी बात। लेकिन अब रूस की ऑयल रिफाइनरी में धमाके की एक तस्वीर मनीष, क्योंकि वेलगोराद के ही रिफाइनरी में धमाके के बाद की एक और तस्वीर सामने आई है। 2 दिन बाद फिर एक बार इसे टारगेट किया गया है। ये वेलगोराद दहलाया कैसे गया, दूसरी बार उसकी तस्वीर है, जहां रूसी रिफाइनरी पर ड्रोन से हमले की खबर है और रिफाइनरी के आसपास कैसे काला धुआं फैल चुका है। दूर दूर तक, कई किलोमीटर दूर तक ये काला धुआं नजर आ रहा है। अब यूक्रेन में रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर खबर है। सुमी और खार्किव में यूक्रेनी पोस्ट पर हमलों को कैसे अंजाम दिया गया, उसकी तस्वीर, क्योंकि यूक्रेन की टैंक बटालियन पूरी तरह तबाह कर दी गई। 2 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड भी ड्रोन से नष्ट।
और क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने की साजिश नाकाम। एक और बड़ी खबर है, रूसी एजेंसी ने संदिग्ध कार को बरामद किया और कार विस्फोटकों से भरी हुई थी। हालांकि कार को क्रीमिया ब्रिज पर ले जाना था और यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने ये साजिश रची। रूस की तरफ से आरोप लगाए गए। फिलहाल रूसी एजेंसी ने संदिग्ध कार को बरामद कर लिया। तो क्रीमिया ब्रिज उड़ाने की साजिश नाकाम, क्योंकि कार में धमाके के जरिए क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने की साजिश को लेकर यह बहुत बड़ी खबर है। कार में उच्च क्षमता का विस्फोटक रखा गया था। यूक्रेन से कई देशों के रास्ते होकर रूस में यह कार दाखिल हुई। कार को ट्रांसपोर्टर के जरिए क्रोस्नोदार इलाके में ले जाया जाना था। रूसी खुफिया एजेंसीज को जानकारी मिलने के बाद ही यह एक्शन हुआ। कार में सवार ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस बीच रूस के लिए क्रीमिया ब्रिज क्यों इतना जरूरी है और क्यों इसे टारगेट किया जा रहा है, ये इसी बात से समझ सकते हैं, जहां क्रीमिया रूस के लिए बहुत अहम सैन्य अड्डा है और रूसी ब्लैक सी फ्लीट का मुख्यालय यहां पर है। ब्रिज से सेना, सैन्य उपकरण तेजी से क्रीमिया पहुंचते हैं। ब्रिज से यूक्रेन के डोनबास में रूस की स्थिति मजबूत है। हालांकि क्रीमिया ब्रिज पर इससे पहले भी हमले हो चुके हैं। जब 8 अक्टूबर 2022 ट्रक में विस्फोट से इस ब्रिज को नुकसान पहुंचाया गया। 17 जुलाई 2023 जब ड्रोन से ब्रिज पर हमले को अंजाम दिया गया। 3 जून 2025 जब ब्रिज के खंभों को 1100 किलो विस्फोटक से उड़ाने की कोशिश की गई थी। लेकिन इस बीच यह कोशिश एक बार फिर से की गई, जो नाकाम साबित हुई। हालांकि डोनेट्स्क में रूस के भीषण अटैक की अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां यूक्रेनी सैन्य अड्डों पर मिसाइल गिराई गई। रूस ने Su-57 फाइटर जेट से इस हमले को कैसे अंजाम दिया, ये देखिए। एक और बड़ी खबर है और ये चीन के खिलाफ ताइवान के आक्रामक रुख को लेकर खबर बढ़ी, जहां ताइवान ने नई मिसाइल का टेस्ट किया है। AGM-114 मिसाइल का टेस्ट किया गया। मिसाइल लक्ष्य हासिल करने में सफल रही। और आज की सबसे बड़ी खबर है, व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात, जहां रात 9:30 बजे व्हाइट हाउस में जेलेंस्की पहुंचेंगे और उसके बाद ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होगी। हालांकि एक एक डिटेल अब आपके सामने आज होने वाली इस बैठक के बारे में रखते हैं। कितने बजे ट्रंप पहुंचेंगे, कहां पर हो रही है ये मुलाकात, और इस बीच बड़ी खबर है, रात 9:30 बजे का वक्त जब व्हाइट हाउस पहुंचेंगे जेलेंस्की। इस मुलाकात का एक शेड्यूल अब इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने, पूरी टाइमलाइन, जहां रात 9:30 बजे का वक्त है जब व्हाइट हाउस जेलेंस्की पहुंचने वाले हैं। इसके बाद देखिए ट्रंप जेलेंस्की का स्वागत रात 10:30 बजे करेंगे और 10:45 का वो वक्त जब ट्रंप और जेलेंस्की की द्विपक्षीय बैठक होगी। हालांकि ट्रंप यूरोप के नेताओं से बातचीत करेंगे और ये वक्त है रात 11:15 बजे का, 11:45 का, जबकि रात 12 बजे एक्सपेक्टेड है एक फोटो सेशन, यानी सब एक साथ सामने आ सकते हैं। हालांकि जेलेंस्की से मुलाकात से पहले ट्रंप ने अब सोशल मीडिया पर क्या लिखा, एक बड़ी खबर बता दें, आज का दिन बहुत बड़ा। एक साथ यूरोप के इतने नेताओं से मुलाकात, सबकी मेजबानी करना मेरा सौभाग्य। तो आज होने वाली इस मुलाकात से पहले ट्रंप का ये पोस्ट। ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्वीट पर लिखा, जेलेंस्की को तुरंत युद्ध खत्म करना चाहिए। ओबामा की वजह से क्रीमिया हाथ से गया है और युद्ध नहीं रुका तो जेलेंस्की के हाथ खाली रहेंगे। यानी इस मुलाकात में क्या होगी बात, ये इस पोस्ट के जरिए एक साफ संकेत है, जहां ट्रंप ने लिखा है कि जेलेंस्की को तुरंत युद्ध खत्म करना चाहिए। युद्ध नहीं रुका तो जेलेंस्की के हाथ खाली रहेंगे। ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स है क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि जेलेंस्की के सामने क्या क्या शर्त संभव है। यूक्रेन से रूसी कब्जे वाले डोनबस को छोड़ने की मांग, जेलेंस्की को जमीन की अदला बदली का प्रस्ताव, यूक्रेन को शांति वार्ता के लिए मजबूर किया जा सकता है, यूक्रेन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी और पुतिन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का भी प्रस्ताव। हालांकि बड़ी बात यही है कि अमेरिकी समर्थन के बिना यूक्रेन की स्थिति कमजोर है। एक और बड़ी खबर यह है कि सीज फायर पर क्रेमलिन की तरफ से भी कड़ा रुख सामने आया है, जहां रूस की तरफ से यह कहा गया कि जब तक समझौता नहीं तब तक युद्ध विराम नहीं। डोनबस, क्रीमिया पर समझौते को लिए रूस तैयार नहीं है। समझौता होता है तो रूस यूक्रेन को कुछ रियायत देने के लिए तैयार है।
रॉयटर्स के हवाले से फिलहाल ये क्या बड़ी खबर सामने आई है, एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि शांति समझौते के लिए रूस की क्या ये शर्तें हैं और वो यूक्रेन को किस तरीके की रियायत देने के लिए तैयार है। जब तक समझौता नहीं तब तक युद्ध विराम नहीं, क्योंकि रूस की शर्त है। रूस ने यह साफ तौर पर कहा कि डोनेट्स्क, लुहांस्क से अपने सैनिकों को यूक्रेन हटाए, जबकि यूक्रेन को क्या मिलेगा? रूस खेरेसन, ज़ेपोरिज़िया से पीछे हटेगा। एक और बड़ी बात, जहां क्रिमिया पर रूसी सत्ता को औपचारिक मान्यता, ये रूस की शर्त है, जबकि सुमी और खार्किव पर यूक्रेनी नियंत्रण वापस हो सकता है और यूक्रेन को नेटो में शामिल ना किया जाए। रूस की ये बहुत बड़ी शर्त है। हालांकि यूक्रेन को कुछ सुरक्षा गारंटी जरूर मिल सकती है, क्योंकि रूस की इन शर्तों पर अगर यूक्रेन राजी होता है तो उसको क्या मिलेगा, यही हम आपको बता रहे हैं। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को हटाया जाए, यूक्रेन को व्यापार में राहत मिल सकती है। अगर रूस की ये शर्तें मान ली गई तो जाहिर सी बात है, ये इंडिकेशन उस दिन के पुतिन के बयान से भी मिल गया था मनीष, जब उन्होंने कहा था कि यूक्रेन के आज के इस हालात के लिए वो खुद जिम्मेदार है, लेकिन यूक्रेन पर नए सिरे से नए शर्तों के साथ बातचीत भी संभव है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि कितना दुख होता है ये सोचकर कि यूक्रेन को हासिल क्या हुआ। कहाँ तो यूक्रेन का सपना था यूरोपीय यूनियन का सदस्य बनना, वो नहीं बनाया गया, नाटो का सदस्य बनना, और बदले में पूरा का पूरा यूक्रेन तबाह हो गया और इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और आखिर में भी नाटो के सदस्य नहीं बन पाए। लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी है, यूक्रेन के सुरक्षा गारंटी की बात कही जा रही है कि ये गारंटी अमेरिका या यूरोप दे। वहीं दूसरी तरफ रूस के एक बड़े सीनियर डिप्लोमेट ने यह कहा कि रूस की सुरक्षा गारंटी का क्या होगा। 1990 में यह वादा किया गया था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा कि नाटो का 1 इंच भी विस्तार नहीं होगा, लेकिन पिछले लगभग 3 दशक में अगर आप देखें तो 10 से अधिक नाटो के सदस्य बनाए गए। नाटो रूस की सीमा पर पहुंच गया, तब जाकर यह युद्ध शुरू हुआ है। तो रूस का कहना है कि हमारी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, हमें भी तो गारंटी चाहिए कि यह नाटो नहीं हो। आज नाटो को तोड़ दीजिए, सारी झगड़ा फसाद खत्म हो जाएगा, सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई सच में, अगर डोनाल्ड ट्रंप सच में चाहते हैं कि उनको पीस प्राइज मिले, तो आज के आज वो नाटो को खत्म करने का ऐलान कर दे, मुझे लगता है दुनिया में शांति ही शांति दिखाई देगी। लेकिन इस बीच कैसे रूसी सैन्य पोस्ट को यूक्रेन टारगेट कर रहा है, एक और तस्वीर, क्योंकि यूक्रेन की एयर स्ट्राइक को लेकर एक और बड़ी खबर है। रूसी सैन्य पोस्ट पर जबरदस्त बमबारी हुई है। यूक्रेन ने सुखोई 35 से फैब 300 बॉम्ब गिराया। यूक्रेनी बमबारी से रूसी सैन्य पोस्ट कैसे तबाह हुई, उसकी तस्वीर। तो एक तरफ बातचीत, वहीं दूसरी तरफ और तेज हमले, जिसमें न सिर्फ रूस पिछले कई बड़े हमलों को अंजाम दे चुका है, जबकि यूक्रेन ने भी कैसे हमलों को अंजाम देते हुए रूसी सैन्य पोस्ट को टारगेट किया, उसकी ये तस्वीर। एक और बड़ी खबर है, तेल अवीव में सड़क पर उतरे 5 लाख लोग, जहां हमास से युद्ध विराम करने की मांग और बंधकों की रिहाई के लिए सड़क पर लाखों लोगों की ये एक और तस्वीर सामने आई है। लगातार हो रहा प्रदर्शन, तेल अवीव में सड़क पर 5 लाख लोग, जहां हमास से युद्ध विराम करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। बंधकों की रिहाई के लिए भी लाखों लोग सड़क पर। अब सर्बिया में लोगों के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन को लेकर खबर, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। जल्द चुनाव की मांग लोग कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से जारी ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो चुका है। फिलहाल सर्बिया में लोगों के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की ये वो लेटेस्ट तस्वीरें हैं, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारी एक बार फिर आपस में भिड़ गए। जल्द चुनाव कराने की लोग मांग कर रहे हैं। तो इस बातचीत में अभी तक युद्ध विराम को लेकर मनीष हमें ये बड़ी खबर समझा रहे थे, लेकिन आज की बैठक के बाद त्रिपक्षीय वार्ता करना चाहते हैं ट्रंप। ये एक और बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 22 अगस्त से पहले त्रिपक्षीय वार्ता ट्रंप करना चाहते हैं और त्रिपक्षीय वार्ता में ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की शामिल। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को त्रिपक्षीय वार्ता की पेशकश की थी। तो क्या ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की मिलेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ट्रंप ज़ेलेंस्की की आज की बैठक सफल रही तो त्रिपक्षीय वार्ता, और ट्रंप चाहते हैं कि 22 अगस्त से पहले त्रिपक्षीय वार्ता हो। हालांकि ट्रंप, पुतिन, ज़ेलेंस्की के एक टेबल पर बैठने से हल निकलेगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने त्रिपक्षीय वार्ता के प्रस्ताव का समर्थन किया। त्रिपक्षीय वार्ता पर क्रेमलिन का रुख अभी साफ नहीं है। जर्मन के चांसलर चाहते हैं त्रिपक्षीय वार्ता यूरोप में हो। त्रिपक्षीय बातचीत की तारीख और समय पर भी काम जारी है। अब यूक्रेन ने ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात से ठीक पहले अपनी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो की पहली तस्वीर को जारी किया है, और यूक्रेन के इस कदम को रणनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। एसोसिएटेड प्रेस के यूक्रेनी फोटोग्राफर एफ्रेम
लुकात्स्की ने मिसाइल की यह पहली तस्वीर खींची। तस्वीरें यूक्रेनी रक्षा कंपनी फायर पॉइंट की एक फैक्ट्री के अंदर ली गई। कहा यह भी जा रहा है कि यूक्रेनी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो चुका है और इस मिसाइल का इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया जा सकता है। हालांकि ये टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइल की खासियत समझिए। ज़ेलेंस्की की फ्लेमिंगो रूस में टेंशन, जिसकी रेंज है 3000 किलोमीटर और रफ्तार है 900 से 950 किलोमीटर प्रति घंटा। 1000 किलो का वॉरहेड। बड़ी बात यही है कि रूस के भीतरी इलाकों तक प्रहार करने में ये सक्षम है। डिजाइन इसका सोवियत काल की मिसाइल की तरह है और मिसाइल के लिए यूक्रेन को यूरोप से फंडिंग। हालांकि सेना में मिसाइल शामिल होने से यूक्रेन की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। अब पुतिन की शर्तों को लेकर टेंशन में यूरोपीय देश हैं। बड़ी खबर है, 87 साल बाद यूरोप के लिए फिर अग्नि परीक्षा है। म्यूनिख जैसा समझौता दोहराना नहीं चाहता है यूरोप। 1938 म्यूनिख समझौता हिटलर ने तोड़ दिया था और यूरोप को डर रूस भी हिटलर जैसा कुछ करेगा। तो क्या ऐसे में यूरोप का 87 साल पुराना डर रिटर्न, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध से यूरोप की सुरक्षा और नेतृत्व पर संकट। इस बात को इस लिहाज से समझिए। दूसरी बड़ी बात, पुतिन से समझौते के लिए यूरोप पर दबाव बना रहे हैं ट्रंप। तीसरी बड़ी बात, यूरोप नहीं चाहता हिटलर जैसी ऐतिहासिक गलती दोहराना। चौथी बड़ी बात, जहां 1938 म्यूनिख समझौते पर आज भी पछता रहे हैं ब्रिटेन। हालांकि ब्रिटेन और फ्रांस पछता रहे हैं, तब हिटलर को आपको बता दें चेकोस्लोवाकिया का कुछ हिस्सा दिया गया था और हिटलर ने वादा किया था कि किसी और देश पर हमला नहीं करेगा। एक और बड़ी बात, सातवीं महत्वपूर्ण बात, सिर्फ 6 महीने बाद ही हिटलर ने वादे को तोड़ दिया था और मार्च 1939 में जर्मनी ने पूरा का पूरा चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया था। हालांकि पोलैंड पर हमले से दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी और 10वां और आखिरी पॉइंट, जब यूरोप ने सबक लिया, तानाशाह को रियायत से संकट बढ़ता है। लेकिन यही वो डर है जो अब एक बार फिर से यूरोप को सता रहा है। इस बीच हमारे सहयोगी मनीष झा रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के 4 महीने बाद यानी जून 2022 में G7 की बैठक को कवर करने के लिए जर्मनी के म्यूनिख गए थे और म्यूनिख से ही मनीष झा की वो रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। ये बताना दिलचस्प होगा कि म्यूनिख शहर का दूसरे विश्व युद्ध के साथ एक गहरा नाता है। म्यूनिख शहर में ही हिटलर ने अपनी पार्टी बनाई और यहीं से हिटलर को जर्मनी का ताज नसीब हुआ। इसके बाद सितंबर 1938 में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर यहीं पर एक समझौता किया था, जिसके तहत हिटलर को चेकोस्लोवाकिया का एक बड़ा भूभाग मिल गया। बदले में हिटलर ने मुसोलिनी और चैम्बरलिन के सामने यह एग्रीमेंट किया कि जर्मनी कभी यूरोप के किसी देश और खासकर ब्रिटेन पर हमला नहीं करेगा। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद हिटलर ने अपना वो वादा तोड़ दिया और इसका परिणाम ये हुआ कि जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन और दूसरे अलायंस देश एक साथ हो गए और फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। एक ऐसे समय में जब रूस और यूक्रेन का जंग चल रही है, जब ऐसे समय में जब ये तय होना है कि क्या रूस की हालत भी दूसरे विश्व युद्ध के जर्मनी की तरह होगी, तब सभी नेता ये तय करने वाले हैं कि अब आगे पुतिन के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। और यूक्रेन को अमेरिकी विदेश मंत्री की बड़ी धमकी, समझौता नहीं हुआ तो अंजाम बुरा होगा, समझौता नहीं हुआ तो स्थिति और खराब होगी, समझौता नहीं हुआ तो यूक्रेन पर रूस और हमले करेगा। तो बड़ा सवाल यही है कि रूस से अगर डील नहीं तो यूक्रेन दहन। फिलहाल रूबियो की तरफ से क्या कहा गया, बड़ी खबर है, शांति समझौते के लिए यूक्रेन को सहमत होना ही होगा। दूसरी बड़ी बात, जहां रूस यूक्रेन दोनों को समझौता करना होगा, ये बात कही गई। शांति समझौता नहीं हुआ तो संघर्ष और बढ़ेगा। रूस यूक्रेन पर बड़े और विध्वंसक हमले करेगा। रूस का प्रस्ताव नहीं माना तो स्थिति और खराब होगी। रूस यूक्रेन शांति समझौता नहीं तो युद्ध और बढ़ेगा। बड़ी खबर है, ट्रंप पुतिन मीटिंग को लेकर पुतिन के खास सहयोगी का भी बयान सामने आया है। अलास्का मीटिंग के बाद यूरोपीय देशों में हड़कंप है। पुतिन की बैठक के बाद यूरोप पर खतरा बढ़ गया है और यूरोप को लेकर रूसी दूत किरिल दिमित्रीव का क्या बड़ा दावा है, क्योंकि अलास्का समिट से यूरोप में दहशत क्यों, इस बयान के आधार पर ही एक और बड़ी खबर समझिए, क्योंकि लगातार रूस के बढ़ते खतरे के बीच यूरोप में भी हलचल तेज है। फिलहाल अलास्का समिट से यूरोप में दहशत। किरिल दिमित्रीव ने क्या कहा, पुतिन ट्रंप की मीटिंग के बाद यूरोप में दहशत है। हालांकि अलास्का बैठक के बाद ब्रिटेन में भी घबराहट है। ये एक बड़ा बयान सामने आया है,
जहां आप समझिए किस तरीके से मॉस्को वाशिंगटन की कूटनीतिक कोशिश से घबराहट को लेकर ही ये खबर है। यूक्रेन को बचाने अमेरिका पहुंचे यूरोपीय नेता। ट्रंप और जेलेंस्की की आज की बैठक से भी यूरोप चिंतित है और मायने ये हैं कि रूस ट्रंप के साथ हुई बैठक को सफल मानता है। यूरोपियन यूनियन को डर है रूस का प्रस्ताव कहीं लागू ना हो जाए। रूस को उम्मीद आखिर में जीत उसी की होगी। अब यूक्रेन को लेकर मार्क रूबियो का बड़ा बयान। एक और खबर, शांति प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने की स्थिति में अमेरिका नहीं है। रूबियो ने यह भी कहा कि फैसला यूक्रेन और रूस के बीच होगा। तो शांति अस्वीकार करने की स्थिति में नहीं है अमेरिका और कहा कि फैसला यूक्रेन और रूस के बीच ही होगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पहुंचे एनडीए उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्रियों ने स्वागत किया है। आज प्रधानमंत्री से सीपी राधाकृष्णन की मुलाकात होगी और आपको बता दें आज शाम ही एनडीए फ्लोर लीडर्स की भी बैठक होनी है। तो एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार राधाकृष्णन जो फिलहाल दिल्ली पहुंचे हैं अब से थोड़ी देर पहले, और ये तस्वीर आपके सामने जहां केंद्रीय मंत्रियों ने उनका स्वागत किया है। एनडीए उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के चयन पर खबर एक और, जहां बीजेपी संसदीय बोर्ड में पीएम ने राधाकृष्णन का प्रस्ताव रखा। पीएम ने राधाकृष्णन के राजनीतिक काम के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने राधाकृष्णन की उम्मीदवारी पर विस्तार से बात की। पीएम ने राधाकृष्णन के किए सामाजिक काम के बारे में भी बताया। संसदीय बोर्ड की बैठक में पीएम ने राधाकृष्णन का नाम रखा और बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ है। आनंद, अब आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है, क्योंकि ये सवाल कल भी हमने खबर आने पर समझा था कि उनका चयन किस आधार पर हुआ और इसके मायने क्या हैं? जी बिल्कुल, सीपी राधाकृष्णन जो दिल्ली पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट पर उनको तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने रिसीव किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उनको रिसीव किया और वहां से सीधा प्रहलाद जोशी का जो घर है, जो कि केंद्रीय मंत्री है 11 अकबर रोड, वहां पर जाएंगे और शाम को 5:30 बजे एक एनडीए के फ्लोर लीडर्स की बैठक रखी गई है, जहां पे एनडीए के फ्लोर लीडर्स से भी उनकी मुलाकात कराई जाएगी। साथ ही साथ उनके चुनाव में कौन प्रस्तावक होंगे, कौन समर्थक होंगे, सबका नाम भी उस बैठक में तय किया जाएगा। और आज ही शाम को प्रधानमंत्री के साथ भी सीपी राधाकृष्णन की मुलाकात होनी है और कल जो एनडीए संसदीय दल की बैठक है सुबह 9:30 बजे, उसमें भी सीपी राधाकृष्णन का सम्मान किया जाएगा और तमाम जो एनडीए के सांसद कल उस बैठक में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। तो वहां पर भी सभी एनडीए के सांसदों से सीपी राधाकृष्णन का परिचय भी कराया जाएगा। आनंद, आगे भी इस बारे में आपसे जानकारी लेंगे, शुक्रिया आपका। और एक बड़ी खबर है, एनएचएआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, जहां ट्रैफिक 12 घंटे तक रुक जाए तो टोल क्यों देना चाहिए? आप टोल लेते हैं, सेवाएं नहीं देते। खराब रखरखाव और जाम तो जनता से टोल क्यों? केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एनएचएआई ने दायर की थी याचिका। तो फिलहाल ये एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि अब एनएचएआई की इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रैफिक 12 घंटे तक रुक जाए तो टोल क्यों देना चाहिए? आप टोल लेते हैं, सेवाएं नहीं देते हैं। खराब रखरखाव और जाम तो जनता से टोल क्यों? फिलहाल खबर यही है कि केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एनएचएआई ने जो याचिका दायर की थी उसी पर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी सामने आई है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल भी उठाए हैं कि आप टोल तो लेते हैं लेकिन सेवाएं नहीं देते हैं। हालांकि ट्रैफिक जो कि कई घंटों तक रुका रहता है, 12-12 घंटे तक ट्रैफिक रुक जाए तो टोल क्यों दे? बड़ी खबर यही है, जहां एनएचएआई की याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी है। और ये सवाल कि आप टोल तो लेते हैं लेकिन सेवाएं नहीं देते हैं। खराब रखरखाव को लेकर भी कोर्ट की तरफ से बात कही गई कि खराब रखरखाव और जाम, तो फिर ऐसे में जनता से टोल क्यों?